नमस्कार छात्रों, आपके अध्ययन के लिए चौथी इकाई में पत्र लेखन के संदर्भ में बहुत सारी बातें दी गई हैं। उसमें नौकरी हेतु आवेदन पत्र और पदाधिकारी के नाम पत्र, इन दो पत्रों का समावेश किया गया है। इन दो पत्रों में से नौकरी हेतु आवेदन पत्र के संदर्भ में थोड़ी हमने चर्चा की थी, लेकिन इसके उपरांत भी आप इस समय में उपस्थित नहीं रहे हैं, इसी कारण ऑनलाइन के लेक्चर यूट्यूब की लिंक को लेकर मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कार्यालयीन पत्राचार के अंतर्गत आने वाले दो पत्र आपके अध्ययन के लिए निर्धारित हैं। एक पहला है नौकरी हेतु आवेदन पत्र और दूसरा है पदाधिकारी के नाम पत्र। पत्र मूलतः एक संवाद है और संवाद मनुष्य की आवश्यकता है। मनुष्य का संबंध जब किसी अन्य के साथ निर्माण हुआ तब से संवाद स्थापित हो गए, तब से संवाद जारी है। पहले संवाद मौन था यानी संकेतों के माध्यम से लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करते थे। जहाँ तक उनकी आवाज़ जाती थी वहाँ तक भी वह संवाद स्थापित होता था। आज के ज़माने की तरह उस काल में किसी प्रकार के लाउड स्पीकर या मोबाइल, इंटरनेट, ईमेल इस प्रकार की सुविधा नहीं थी। मनुष्य को भाषा अवगत नहीं थी। उस समय संवाद जो थे हाव-भाव, क्रियाकलापों से होता था या संकेतों के माध्यम से ये विचार विनिमय होता रहता या संवाद होते थे। कभी वो वस्तु के आदान प्रदान को लेकर भी संवादों का आदान प्रदान होता था, संवाद करते थे। परंतु जब मनुष्य के पास लेखन कला आ गई, लेखन कला का मनुष्य ने जब विकास किया, तब यह संवाद संकेत के रूप में, चित्र के रूप में होते रहे, हमें दिखाई देते हैं। स्पष्ट है यानी लिपि विकास के बाद ही संवाद को लिखित रूप प्राप्त हुआ, ऐसा हम मान सकते हैं। लिपि विकास के पश्चात संकेतों के माध्यम से भी ये सारी जानकारी हमें दिखाई देती है। यानी स्पष्ट है कि संवाद का लिखित रूप ही या लिखित रूप पत्र है और पत्र एक संवाद है। प्राचीन काल में मनुष्य का दायरा सीमित था, उसकी दुनिया भी छोटी थी, परंतु जैसे ही उसने शिकार, पर्यटन, साम्राज्य विस्तार, उसके साथ साथ आदि के बहाने अपनी जिंदगी को या जिंदगी का दायरा बढ़ाया, दायरा का अर्थ है की गोल घेरा किंवा त्याला काय म्हणतो आपण की कुंडल, वृत्त किंवा कक्षा, मंडली, तो इस दायरे को बढ़ाने के कारण संपर्क के लिए उसको पत्र की आवश्यकता महसूस होने के लिए, दायरा बढ़ाने के कारण एक व्यक्ति कोसों मील दूर रहता है, उसके साथ संबंध या उसके साथ संवाद अगर स्थापित करना है तो आज की जैसी व्यवस्था न होने के कारण इस काल में या उस काल में हम देख सकते हैं कि उन्हें पत्र की आवश्यकता महसूस हो गई। राज्य कारोबार के लिए घुड़सवारों का उपयोग किया जाता था। राजा महाराज घुड़सवार राज्य कारोबार के लिए उसका उपयोग करते थे। ऊँटनी सवार हो गए थे या हरकारा के रूप में भी काम करने वाले लोग थे, जिन्हें हम दूत इस प्रकार कहते हैं। तो दूत के द्वारा बहुत सारी जानकारी दी जाती थी। ऊँटनी सवार के पास सामग्री दी जाती थी, घुड़सवारों के पास सामग्री दी जाती थी और वे लोग उनका संदेशा लेकर, उनका पत्र लेकर वहाँ पहुँचते थे। समय कितना लगता है वह अंतर पर निर्भर रहता है। 1 महीना, 2 महीना, इतना समय लगता था एक संवाद या एक लेखन का कागज जो भी है वह पहुंचाने के लिए। यानी कारोबार करते समय इतनी सारी अड़चनें, इतनी सारी समस्याएं निर्माण होती थी, फिर भी लोग एक दूसरे के साथ संवाद स्थापित करने के लिए तैयार थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि फिल्म हो या धारावाहिक हो या बाकी किसी भी प्रकार की बातें हो, उसमें हमें एक बात निश्चित है कि संवाद होना जरूरी है। और संवाद के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता नहीं, उसके साथ दूसरा व्यक्ति भी होना चाहिए।
जब हम संवाद स्थापित करते हैं एक दूसरे के साथ, तब दूसरा व्यक्ति भी अगर हमारे के साथ संवाद स्थापित करता है तो वह कथोपकथन या वह संवाद आगे चलता है, वह कहानी आगे चलती है। अगर एक ही पात्र धारावाहिक में या फिल्मों में अगर बोलता रहेगा तो फिल्म आगे नहीं बढ़ेगी। तो आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण बात कौन सी है, तो वह है संवाद स्थापित करना। यानी प्राचीन काल में मनुष्य का दायरा सीमित था, लेकिन आज अगर हम देखेंगे तो वह दायरा बहुत बड़ा हो गया है। दायरा बढ़ाया, संपर्क के लिए उसे पत्र की आवश्यकता महसूस होने लगी और राज्य कारोबार के लिए घुड़सवार, ऊँटनी सवार, हरकारा दूत या आदि के जरिए पहले मौखिक संदेश भेजे जाते थे। ऐसे काम के लिए कबूतरों का भी प्रयोग होता था। जैसे कि आपने मैंने प्यार किया फिल्म देखी होगी, तो उसमें एक गाना है कि कबूतर जा जा पहले प्यार की पहली चिट्ठी दिया। तो कबूतरों का उपयोग संदेश भेजने के लिए भी किया जाता था, विकास के लिए किया जाता था। परंतु जैसे जैसे विकास के साधन आ गए, यातायात की सुविधा बनती गई, उसी के अनुसार या उसके कारण जो 1 महीने 2 महीने 3 महीने लगते थे संवाद, मौखिक संवाद वहाँ पहुँचाने के लिए, तो उसमें थोड़ा परिवर्तन आ गया, उसमें थोड़ी गति आ गई और इस गति के कारण 1 महीने की अवधि जो है वह कम होती गई और 5 दिन में, 7 दिन में, 8 दिन में वह संवाद या वो जो भी उन्हें कहना था वह वहाँ तक पहुँचाने का काम आ गया। जैसे कि मनुष्य ने साइकिल का विकास किया, मोटर का विकास किया, यानी ट्राम, रेल, वायुयान और जहाज जैसे साधनों के विकास के फलस्वरूप लिखित संवाद क्या हो गया कि स्थापित करने हेतु पत्र प्रेषण के लिए एक विधिवत व्यवस्था का आरंभ हो गया। यह विधिवत व्यवस्था क्या है? वह है नियम के अनुसार, विधि के अनुसार चलने वाली विधिवत व्यवस्था। इस विधिवत व्यवस्था को हम क्या करते हैं कि डाक विभाग, इस प्रकार का नाम उसे दे दिया है या डाक विभाग उसे कहते हैं। इसी डाक विभाग से दुनिया भर पत्राचार क्या हो गया कि संभव हो गया। समय समय पर संपर्क साधनों में विकास या संपर्क साधनों के विकास ने पत्र की देरी को खत्म करने का काम किया है। विदेशों में पत्र भेजने में या भेजने के समय महीनों का समय लगता था। वह महीनों का समय लगता था। यातायात के गतिमान सुविधा के कारण विकास के पत्र में आदान प्रदान वह दिनों में संभव हो गया। मनुष्य इससे भी संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि वह चिंतनशील है, प्रगतिशील है, विचारशील है और अनुभव के बलबूते पर वह उसमें विकास करना चाहता है। अलग अलग पद्धति के प्रावधान, अलग अलग पद्धति के संशोधन पद्धति को लेकर वे कार्यशील रहते हैं और इसी कर्मशीलता, इस कार्यशीलता के कारण और अधिक उसमें गति लाने का प्रयत्न हमारे लोगों ने, मनुष्य ने किया और उस पर वह संतुष्ट न होकर उसे घंटों में संपर्क आवश्यक महसूस होने लगा। उसने दूरभाष निर्माण किया, जैसे कि टेलीफोन, तार यानी टेलीग्राफ, बेतार यानी वायरलेस टेलीफोन, जैसे तरंग सेवा, इस प्रकार का नाम भी दिया जाता है, और टेलेक्स आदि का आविष्कार किया। देखो कैसे विकसित अवस्था में हम आ गए। सबसे पहले संवाद को महत्वपूर्ण माना है। पत्र एक संवाद है। लिपि विकास के बाद वह संवाद स्थापित होते गए। पहले संकेतों के माध्यम से या विचारों के हावभाव के माध्यम से, क्रियाकलापों के माध्यम से, वस्तु की आदान प्रदान के माध्यम से संवादों का स्थापित हो रहे थे। आगे चलकर उसमें दायरा सीमित होने के कारण वहाँ तक जहाँ अधिक दूर न जाने की व्यवस्था नहीं थी, इसी कारण अपने दायरे में रहकर वे लोग संवाद स्थापित करते थे। लेकिन बाद में जैसे जैसे उनकी आवश्यकताएं बढ़ी, शिकार के कारण वे बाहर जाने लगे या साम्राज्य विस्तार के लिए जाने लगे या पर्यटन के लिए वे लोग जब बाहर जाने लगे, तब उन्हें पत्र की आवश्यकता जो है वो महसूस होने लगी। उन्होंने घोड़सवार या ऊँटनी सवार या कबूतर, इनके द्वारा या हरकारा दूत के द्वारा भी उन्हें संदेशा भेजने का काम किया। वो मौखिक संदेश थे। बाद में वो उन्हें भी और अधिक उसमें प्रचल विकसित अवस्था हो गई। साइकिल, विमान, हवाई जहाज के द्वारा भी वो संभव हुआ। इससे भी समाधान हमारा नहीं हुआ। आगे चलकर हम टेलीफोन, वायरलेस टेलीफोन अभी आ गया। और दूसरी बात यह है कि इस पर भी उनका संतुष्ट नहीं है। मनुष्य का काम ही ऐसा है, मनुष्य की प्रगति के लिए और उसकी रफ्तार जो है वह तेज होती गई। मनुष्य अब ध्वनि और प्रकाश की गति से स्पर्धा करने लगा है। इस होड़ ने दूरसंचार के क्षेत्र में क्रांति की। संगणक, उपग्रह, इंटरनेट, मोबाइल
ईमेल ने दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। अब दोबारा हमारा संवाद वॉइसमेल के बहाने मौखिक बना है। यानी मूल स्थिति कौन सी? पत्र एक संवाद था, लेकिन पहले वाला संवाद किस प्रकार का था? मौखिक संवाद थे, हमारे आमने सामने होकर हम संवाद एक दूसरे के साथ स्थापित करते थे। अब करीब होने वाले मनुष्य के साथ वो प्रत्यक्ष संवाद हम करते थे। पहले वाला संवाद मौखिक था, परंतु आज के मौखिक संवाद में अंतर है। दोबारा हमारा संवाद वॉइसमेल के बहाने मौखिक बना है। अब यह संवाद 7 समुद्र पार बैठे व्यक्ति के साथ हम अप्रत्यक्ष रूप में क्यों ना हो वह करते हैं, परंतु उसकी अनुभूति प्रत्यक्ष जैसे ही होती है। उसका आभास होता है कि वह हमारे पास है। जैसे कि हम वीडियो कॉल करते हैं, वीडियो कॉल के द्वारा वह व्यक्ति हमारे पास है, इस प्रकार की व्यवस्था हमें दिखाई देती है, उसकी अनुभूति हमें होती है। यानी वीडियो फोन, इंटरनेट, उपग्रह आदि से यह संभव हुआ है। प्रत्यक्ष से प्रभावी संवाद जो है तो वह सारा श्रेय मनुष्य की प्रतिभा, शोध वृत्ति, बुद्धिमानी, प्रयोगशीलता, विज्ञान निष्ठा को ही देना पड़ेगा। आगे चलकर हम पत्राचार के संदर्भ में थोड़ी बात करेंगे। पत्र व्यवहार को ही पत्राचार कहते हैं। पत्राचार के अंतर्गत पत्रों का आदान प्रदान होता है। पत्राचार के लिए 2 एककों की जरूरत होती है। जैसे कि व्यक्ति हैं तो 2 व्यक्ति होनी चाहिए, संस्था है तो 2 संस्था होनी चाहिए, कार्यालय है तो कार्यालय 2 होनी चाहिए, उद्योग संस्था है तो उद्योग संस्था 2 होनी चाहिए, व्यापारी संस्था है तो व्यापारी संस्था 2 होनी चाहिए। तो इसकी आवश्यकता होती है, 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। एक और दूसरी बात यह है कि पत्र अगर भेजना है तो पत्र भेजने वाला एक और पत्र पाने वाला एक। जो पत्र भेज रहा है उसे प्रेषक इस प्रकार का नाम दिया गया है, और जो पत्र पाने वाला है उस व्यक्ति को हम प्रेषिती इस प्रकार क्या करते कि कहते हैं, प्रेषक कहते हैं। पत्र पाने वाले को प्रेषिती कहते हैं। कहा जाता है प्रेषक और प्रेषिती के बीच होने वाले पत्राचार के अनेक उद्देश्य होते हैं। लोग क्यों पत्र लिखते हैं या क्यों लिखते थे, आज पत्र का तो जमाना नहीं रहा। केवल कार्यालयीन पत्र के संदर्भ में हम बातचीत करते हैं। क्या कार्यालयीन पत्र केवल हम भेजते हैं? अगर आपको कोई दस्तावेज चाहिए, कोई दाखिला चाहिए, प्रमाण पत्र चाहिए, या आपकी समस्या है तो उस समस्या का निराकरण करने के लिए किसी अधिकारी को अगर आपको पत्र भेजना है तो उसके संबंध में जानकारी अगर आपको चाहिए तो वह पत्र के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि उनसे संपर्क स्थापित करते हैं। लेकिन पहले मूल जो उद्देश्य थे पत्र के संबंध में, जो पत्र की शुरुआत होगी तब पत्र के उद्देश्य को लेकर जब बात करते हैं तो हम यह कहना चाहेंगे कि व्यक्तिगत पत्र जो लिखे जाते थे वो मन के विचार, भाव आदि व्यक्त करने के लिए लिखे जाते थे। उसके साथ साथ पत्र का मूल उद्देश्य अगर क्या है तो वह है संदेश भेजना। किसी सूचना के लिए भी हम पत्र लिख सकते हैं, किसी समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए पत्र लिख सकते हैं, व्यापारी सूचना के लिए पत्र लिख सकते हैं। व्यापारी जो व्यवहार हैं, क्रय करना, विक्रय करना, भुगतान करना या निर्क करना, जैसे कि दर भाव निश्चित करना, शिकायत करना आदि के उद्देश्य, मूल्य देना, चुकाना या पेमेंट जिसे कहता है पेमेंट करना, इसके संदर्भ में व्यापारी के एक उद्देश्य था कि उस उद्देश्य को लेकर पत्र लिखे जाते थे। कार्यालयीन जो पत्र है उस पत्र में नियुक्ति पत्र आ जाता है, ज्ञापन पत्र आ जाता है, स्थानांतर पत्र आ जाता है, संकल्प पत्र आ जाता है, सूचना पत्र आदि इसके अंतर्गत, कार्यालय के अंतर्गत आ जाते हैं। इन पत्रों के भी कुछ न कुछ उद्देश्य रहते हैं, कुछ न कुछ कारण रहता है। बिना कारण किसी भी प्रकार की बात इस दुनिया में नहीं हो रही है। और उसका उदाहरण अगर आपको चाहिए तो मैं ये बता सकता हूँ कि अगर पेड़ का पत्ता भी हिलता है तो उसके पीछे कारण हवा होती है। किसी सामाजिक क्रियाकलाप, निवेदन करना है, व्रत प्रेषण करना है या विज्ञापन देना है तो उसके हेतु भी पत्राचार क्या कह जाता है होता है। पत्र के प्रकार जो हैं वो पत्र के प्रकार को लेकर जब हम चर्चा करते हैं तब पत्रों जो उपरोक्त जो उद्देश्य मैंने अभी बताए हैं आपको, किस उद्देश्य को लेकर पत्र लिखे जाते हैं, सूचना देने के लिए, संदेश भेजने के लिए, मन के विचार भावों का आदान प्रदान करने के लिए, भाव व्यक्त करने के लिए, व्यापार की वृद्धि बढ़ाने के लिए या कार्यालय के व्यवहार में मदद होने के लिए हम पत्र लिखते हैं। तो उस पत्र के प्रकार जो हैं उस प्रकारों को लेकर कार्यों के आधार पर पत्र लेखन का स्वरूप निश्चित होता है, भिन्न होता है और उद्देश्य और रचना के आधार पर पत्रों के
प्रमुख भेद माने जाते हैं। जैसे कि व्यक्तिगत जो पत्र हैं वो पारिवारिक पत्र हैं, सामाजिक पत्र हैं, या व्यावसायिक अथवा व्यापारिक पत्र हैं, कार्यालयीन पत्र हैं। तो इसके पूर्व हमने व्यक्तिगत पारिवारिक या सामाजिक जो पत्र है उसके संबंध में उसका अध्ययन पूर्ववर्ती पाठ्यक्रमों में 12वीं कक्षा के पूर्व या एक ही कक्षा के पूर्व हमने किया था। और यहाँ हम रोजाना व्यवहार में उपयुक्त जो कार्यालयीन पत्राचार के प्रारंभिक रूपों का अध्ययन हम क्या करने वाले कि यहाँ करने वाले हैं। तो कार्यालयीन पत्रों को लेकर जब चर्चा की जाती है तब हम ये कहना चाहेंगे कि व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को, संस्था द्वारा किसी संस्था को, व्यवस्था के द्वारा किसी व्यवस्था को, सरकार के द्वारा किसी दूसरी सरकार को, कार्यालय के द्वारा किसी कार्यालय को, या व्यक्ति के नाम किया जाने वाला जो पत्र व्यवहार है वह कार्यालयीन पत्र व्यवहार के अंतर्गत आ जाता है। जैसे एक व्यक्ति कार्यालयीन पत्र पदाधिकारी के नाम पत्र लिखता है, वैसे एक पदाधिकारी कार्मिक यानी कर्मचारी काम करने वाला जो है उस कार्मिक दूसरे व्यक्ति, दूसरी व्यवस्था, दूसरे कार्यालय को पत्र भेज सकते हैं। यानी स्वरूप के आधार पर अगर हम पत्र के प्रकार देख लेंगे, पत्र कार्यालय के भेद देख लेंगे, तो वह कार्यालय निजी कार्यालय होते हैं, निम्न सरकारी कार्यालय होते हैं, सरकारी कार्यालय होते हैं, व्यापारी या व्यावसायिक के पद पर हम देख लेंगे तो व्यापारी और व्यावसायिक कार्यालय भी हमें दिखाई देते हैं। यानी हर प्रकार के कार्यालय की अपनी एक निजी अपनी पत्र विधि अपनी होती है। और यहाँ हम स्थूल रूप से अगर देखेंगे तो रोजाना व्यवहार में प्रयुक्त कार्यालय पत्राचार पर गौर करेंगे। रोजाना व्यवहार में प्रयुक्त कार्यालयीन पत्राचार के अंतर्गत आवेदन पत्र आते हैं, नियुक्ति पत्र आ जाते हैं, अवकाश हेतु पत्र आते हैं, प्रार्थना पत्र, ज्ञापन, सूचना पत्र, परिपत्र जैसे पत्रों का समावेश होता है। और ये पत्र निजी, निम्न सरकारी तथा सरकारी सभी कार्यालयों में प्रयुक्त होते हैं। कार्यालय के प्रकार के अनुसार उनकी लिखाई भी भिन्न होती है। जैसे कि पत्र का कलेवर, पत्र का ढांचा, शरीर, देह जिसे कहा जाता है कि किस पद्धति से यह पत्र लिखना चाहिए, इसका ढांचा या किस पद्धति से हम लिख पाएंगे, तो उसको क्या कर दिया कि मूलतः निश्चित कर दिया है, तय कर दिया है कि इसी पद्धति से हमें क्या करना है कि लिखना है। तो सभी कार्यालयों में ये हमें दिखाई देता है। कार्यालय के प्रकार के अनुसार उनकी लिखाई भिन्न भिन्न होती है। यहाँ हम स्थूल रूप से इन पत्रों की रचना को जो आपने अभी आपको बताया, उसके स्वरूप को, उसकी लेखन विधि को आदि पर गौर करेंगे। हमें उम्मीद है कि इन पत्रों को पढ़कर, इन पत्र प्रकार को जानकर आप रोजाना व्यवहार में कार्यालय से संपर्क करते समय या उनमें कार्य करने का विश्वास आप आत्मसात करेंगे। कार्यालय पत्र के अंग के संबंध में थोड़ी मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ। 1-2 मिनट यहाँ उपस्थिति को लिखने के बाद मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। ठीक है, दोबारा मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर मैं करना चाहता हूँ। तो कार्यालयीन पत्र के अंगों को लेकर हम चर्चा करेंगे कि सरकारी कार्यालयीन पत्र का आदान प्रदान विभिन्न व्यक्ति, पदाधिकारी, कार्मिक जैसे कि कर्म करने वाला, जैसे कहने के कर्मचारी, कार्यालय, सरकार आदि के बीच होता है। उनके स्वरूप के अनुसार पत्र विधि भिन्न होती हैं, परंतु ऐसे पत्राचार में प्रयुक्त पत्रों के अंग निश्चित होते हैं। वे निम्नलिखित किस प्रकार उसके अंग निश्चित होते हैं? जैसे कि शीर्षक है, पत्र संख्या है, प्रेषक का नाम, पद, पता है, प्रेषित का नाम, पद, पता है, प्रेषण स्थान एवं तिथि है, कहाँ से आप पत्र भेज रहे हैं, कौन सी तारीख को आप पत्र भेज रहे हैं, या विषय को लेकर चर्चा हम करने वाले हैं। संदर्भ है उसके अंतर्गत, या संबोधन को किस प्रकार लिखा जाता है, पत्र की विषय वस्तु क्या है, कैसे प्रवेश किया जाता है, स्वनिर्देश 10वां जो है वह स्वनिर्देश के अंतर्गत, या संलग्न, पृष्ठांकन आदि के संबंध में भी हम थोड़ी चर्चा करने वाले हैं। यानी कार्यालयीन पत्र के जो अंग है, अंग का मतलब है यहाँ अवयव, अवयव का मतलब है कि कहाँ क्या लिखना है, इसके संदर्भ में आपको जानकारी देना। समझ में आ गई बात? तो कार्यालयीन पत्र का आदान प्रदान करते समय पहले सबसे पहले आ जाता है शीर्षक। जिस व्यक्ति को, जिस विभाग को, जिस कार्यालय को
जिस व्यापारी को, जिस पदाधिकारी को, जिस कंपनी को या कंपनी द्वारा पत्र लिखा जाता है उसका नाम ऊपर आरंभ में लिखा जाता है दाहिने कोने में, उसे पत्र का शीर्ष या शीर्षक कहा जाता है। कार्यालय पत्रों के शीर्षक प्रायः छपे हुए होते हैं, क्योंकि हर बार वो शीर्षक तैयार करना उन्हें आसान है। कहा किस विभाग से वो पत्र भेजा गया जाता है उसके संबंध में हर बार वो नहीं लिखा जाता। जैसे कि हम लेटर हेड कहते हैं, लेटर हेड पर बहुत सारी बातें छपाई जाती हैं और उस पर बहुत सारा मैटर जो है वो छाप कर क्या करते हैं कि उसके नीचे हम क्या करते हैं। अगर आपको कोई पत्र चाहिए तो महाविद्यालय से कोई पत्राचार आप करते हैं तो महाविद्यालय पत्राचार करते समय आपके साथ ऊपर लेटर हेड पर ही उनका पत्राचार हमें दिखाई देता है। तो ठीक उसी प्रकार पत्र प्रेषण की संबंधित कार्यालय की जानकारी या संबंधित कार्यालय की पद्धति के अनुसार शीर्षक का स्थान निर्धारित होता है। कुछ कार्यालय इसे पत्र के ऊपर दाहिने ओर लिखते हैं, लेकिन प्रायः वह पत्रों के बीच बीच होता है। लेकिन आप क्या करेंगे, आपके अध्ययन के लिए नौकरी हेतु आवेदन पत्र होने के कारण या पदाधिकारी के नाम पत्र होने के कारण इनका लिखने का ढांचा इस प्रकार का है कि वे सबसे पहले शुरू करते समय प्रेषक जो पत्र भेजने वाला है उसका नाम, पद, पता जो भी है वह ऊपर दाहिने कोने में उजव्या बाजूला वरच्या कोपऱ्यामध्ये तुम्हाला काय करायचं तो लिहायचा आहे। वह लिखते समय आपको क्या करना है, एक बात ध्यान रखनी है, वो लिखने के पश्चात आपको प्रेषण दिनांक वहाँ लिखना है और वह प्रेषण दिनांक लिखते समय उसकी निचली पंक्ति में आपको महीने का अंक न लिखकर महीने का नाम क्या करना है कि वहाँ लिखना है। जैसे कि आज की तारीख अगर देखें तो 6 अप्रैल, 6 मई, 6 जून, 6 जुलाई, 6 दिसंबर, 6 सितंबर, 6 नवंबर, इस प्रकार क्या करना होगा आपको वह लिखना होगा। यानी महीने का अंक नहीं लिखना है, 3, 6, 4, 6 इस प्रकार नहीं लिखना है। उसके बाद क्या कीजिएगा, उसका नाम लिखिएगा। पत्र संख्या के संबंध में अगर चर्चा करें तो वह आपके नौकरी हेतु आवेदन पत्र को या पदाधिकारी के नाम के पत्र को लेकर ये पत्र संख्या की आवश्यकता नहीं है। वो सब कार्यालय पत्र में वो पत्र संख्या की आवश्यकता होती है। पत्र संख्या का मतलब है कि आवक जावक नंबर जिसे कहा जाता है, उसे पंजीकरण रजिस्टर जिसे कहा जाता है, उस पंजीकरण में वह समाविष्ट किया जाता है कि आने वाले पत्र कौन से हैं, उनके क्रमांक लिखे जाते हैं और इस कार्यालय से जो पत्र बाहर जाने वाले हैं उनके क्रमांक लिखे जाते हैं। उसे आउटडोर और इंडोर इस प्रकार भी कहा जाता है। आवक और जावक इस प्रकार उसे नाम दिया गया है। उस पुस्तिका में दर्ज पत्र संख्या में ही कार्यालय के नाम के नीचे वो लिखी जाती है और एक लिहाज है अनुशासन के लिए, एक प्रथा है। उस प्रथा के कारण ये सारी बातें हो जाती हैं कि भविष्य में विषय को लेकर या उस पत्र के संदर्भ में कोई अगर विवाद स्थापित हो गया, मुझे पत्र पहुंचा ही नहीं, इस प्रकार की अगर किसी की शिकायत आ गई तो उस शिकायत का सामना करने के लिए, उस शिकायत का उत्तर देने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो उसके संदर्भ में हम बातचीत करते हैं। कौन सी? तो वह है पंजीकरण पुस्तिका की, जिसे आवक जावक रजिस्टर भी कहा जाता है। उसमें पत्र संख्या निर्धारित होती है और वह पत्र संख्या लिखते समय किस कार्यालय से, समझ लीजिए कि शिवाजी विश्वविद्यालय वह पत्र लिख रहा है, परीक्षा विभाग अगर लिख रहा है तो वह शॉर्टकट में लिखा जाता है, संक्षिप्त में कार्यालय का नाम लिखा जाता है, इंस्टीट्यूट का नाम लिखा जाता है। जैसे कि शिवाजी विश्वविद्यालय है तो C.V. परीक्षा विभाग है तो P.V. इस प्रकार लिखा जाता है। उसके आगे जो वर्ष है 2022 वो 2022 लिखा जाता है। 382/CV/PV/2022। इसका अर्थ क्या है कि 382 इस नंबर से शिवाजी विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग ने 2022 में लिखा हुआ ये पत्र है और किसे भेजा है इसके संदर्भ में वह पता चलता है। जो परिस्थिति का नाम वो पता वगैरह जो होता है उसकी लिस्ट उनके पास रहती है। तो ये सारी बातें आपको क्या करनी होगी कि याद रखनी होगी। जैसे कि तीसरी मुद्दा आ जाता है प्रेषक का नाम, पद, पता। इसके अंतर्गत पत्र भेजने वाले का नाम, पद, पता जो है वह लिखा जाता है। सरकारी पत्र में के प्रारंभ में प्रेषक लिखकर वो लिखे जाते हैं, लेकिन बाकी जो पत्र हैं उनमें प्रेषक इस शब्द को लिखने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ डायरेक्ट सीधा हम क्या कर सकते हैं कि नाम लिख सकते हैं। पत्र को हम शुरू करने जा रहे हैं कि सबसे ऊपर दाहिने कोने में आपको क्या करना है कि नाम, पद, पता जिसे पत्र आप भेज रहे हैं उसको लिखना है। एक बात मैंने लेक्चर देते समय आपको एक पढ़ाई थी, एक समझाई थी कि पत्र में
जब प्रश्न पत्र आप पढ़ते हैं तो प्रश्न पत्र में उस प्रश्न में अर्धविराम होता है, उस अर्धविराम के पूर्व जो होता है वह है प्रेषक और अर्धविराम के बाद जो होता है वह है प्रेषित। तो दोनों को आधार बनाकर क्या करना चाहिए, आपको पत्र लिखना चाहिए। चौथा मुद्दा आ जाता है प्रेषित का नाम, पद एवं पता। जिस व्यक्ति, जिस पदाधिकारी, जिस कार्मिक या जिस कार्यालय या जिस सरकार को आप पत्र भेजना चाहते हैं या भेजा जाता है तो उसका नाम, पद या पूरा पता आवश्यकता अनुसार लिखा जाता है। इसका प्रारंभ हम सेवा में लिखकर या प्रतिष्ठा में जैसे संबंधों को लिखकर क्या कर सकते हैं कि लिख सकते हैं। उसके नीचे प्रेषण दिनांक, प्रेषण तिथि, यानी कार्यालयीन पत्राचार के पत्र में दाहिनी ओर प्रेषक का स्थान, गांव, नाम जो भी है, पद है, पता है, वह तिथि वह लिखने के उपरांत प्रेषण तिथि को लेकर क्या करना चाहिए, एक निचली पंक्ति में आपको लिखना चाहिए। इससे प्रेषित को या पत्र बोध में सुविधा होती है कि किस तारीख को ये पत्र भेजा है और कितने समय तक क्या करना चाहिए, उसका उत्तर आपको देना चाहिए। सारी बातें उस पर निर्भर रहती हैं, जैसे कि नई दिल्ली, दिनांक 5 मई 2002, इस प्रकार, या अब और पता वगैरह वगैरह ऊपर लिखा होता है, उसी को आधार बनाकर क्या करना चाहिए कि वो लिखना चाहिए। छठी बात जो आती है वह आती है विषय को लेकर। अब नौकरी है तो आवेदन पत्र लिखते समय आपको विषय थोड़े संक्षिप्त में क्या करना होगा कि लिखना होगा। अगर विषय में ही आप सभी बातें आप लिखेंगे तो महोदय के बाद पत्र के कलेवर में, ढांचे में या मायना जिसे कहते हैं उसमें आप क्या लिखेंगे। तो विषय लिखते समय संक्षिप्त में क्या करना होगा वो लिखना होगा। जैसे कि नौकरी हेतु आवेदन पत्र लिख रहे हैं और लिपिक पद के लिए या निवासी वैद्यकीय अधिकारी पद के लिए या किसी पोस्ट मास्टर या किसी अध्यापक पद के लिए अगर आवेदन पत्र आपको भेजना है तो अध्यापक पद के बारे में, लिपिक पद के बारे में, उपसंपादक पद के बारे में या निवासी वैद्यकीय अधिकारी पद के बारे में या संपादक, उपसंपादक पद के बारे में, ये सारी बातें पद के बारे में, अगर बारे में शब्द आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप पद के लिए, पद के संदर्भ में, पद के हेतु, इस प्रकार के शब्द भी विषय के अंतर्गत आप लिख सकते हैं। विषय थोड़ा संक्षिप्त होना चाहिए, वह दीर्घ अगर आप लिखेंगे तो वह पूरा का पूरा पत्र विषय में ही समाविष्ट हो जाएगा। इसी कारण संक्षिप्तता से विषय को क्या करना होगा कि लिखना होगा। यानी प्रेषक और प्रेषित के नाम, पद, पता ये लिखने के बाद, प्रेषण दिनांक लिखने के बाद अंकित किए जाने पर पत्र के बीच पत्र प्रेषक के उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिए विषय का होना जरूरी है। वह लिहाज है, पत्र व्यवहार का एक व्यवहार है, वह संक्षिप्त में होना चाहिए। जैसे कि आकस्मिक अवकाश के बारे में या मालदेशवाड़ी की गंदगी के बारे में ये सारी क्या है कि पूरे पता अगर बदल देना है आपको तो पता बदलने के बारे में या बदले हुए परिवर्तित पते के बारे में, इस प्रकार आपको संक्षिप्त में क्या करना होगा उसे लिखना होगा। सातवीं बात आ जाती है संदर्भ की। केवल आवेदन पत्र में यह संदर्भ आ जाता है, बाकी पत्रों में यह संदर्भ की ज़्यादातर आवश्यकता नहीं लगती। इसके अंतर्गत प्रेषक प्रेषिती के उस पत्र संख्या को अंकित करता है जिससे उत्तर में उसका मौजूदा पत्र लिखा जाता है। वर्तमान काल का आज जो पत्र वह लिख रहा है वह क्यों लिख रहा है, तो उनको पहले पत्र भेजा गया था उस कार्यालय से, उस संस्था से या उस व्यक्ति से, तो उसका उत्तर देना जरूरी है। तो कौन सी तारीख को लिखा है, कौन सी पत्र संख्या को लेकर दिया है, ये सारी जानकारी उसमें होनी जरूरी है संदर्भों को लेकर। अगर नौकरी हेतु आवेदन पत्र आपको लिखना है तो उसका संदर्भ लिखते समय नौकरी की एडवर्टाइज हमने किसी न किसी समाचार पत्र में देखी होगी, तो उस समाचार पत्र का नाम, उस समाचार पत्र की तिथि आपको वहाँ संदर्भ में लिखनी होगी। जैसे कि दिनांक 6 अप्रैल 2022 के दैनिक लोकमत में प्रकाशित आपका विज्ञापन, समझ में आ गया। नौकरी हेतु आवेदन पत्र में संदर्भ लिखते समय आपको किसी न किसी समाचार पत्र का, जो आपकी पसंदीदा समाचार पत्र है उसका नाम आप लिख सकते हैं। अगर प्रश्न में अगर किसी समाचार पत्र का किसी तिथि का उल्लेख नहीं किया है तो आज की तिथि को आधार बनाकर, आज की तिथि को सामने रखकर और अपनी पसंदीदा का समाचार पत्र का नाम संदर्भ में आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी संदर्भ आपको कहा कि आपकी पत्र संख्या या दिनांक पराने के दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित आपका विज्ञापन, वो दैनिक कौन सा भी हो सकता है, लोकमत, नवभारत टाइम्स, तरुण भारत, सकार, पुढ़ारी, जो भी है, पुण्यनगरी हो सकता है, तो उसको आधार बनाकर क्या करना होगा, आपको वह लिखना होगा। आगे चलते हैं थोड़ा तो संदर्भ के बाद संबोधन आ जाता है।
जब कभी पत्र लिखने की नौबत आती है, आवेदन पत्र लिखने की नौबत आती है, तो वह लिखते समय उसमें धमकी नहीं देनी चाहिए। साधारण और नम्र भाषा में पत्र का होना जरूरी है और वह नम्र भाषा आपको शुरू में लिखनी चाहिए। इसी कारण जिसे पत्र आप भेज रहे हैं उसका संबोधन के लिए आप महोदय या महोदया इस प्रकार के संबोधनों का प्रयोग आप कर सकते हैं। कार्यालयीन पत्राचार में विषय वस्तु के प्रारंभ के पूर्व अधिकारियों के लिए महोदय संबोधन लिखा जाता है। व्यक्ति को लिखे जाने वाले पत्र के विषय वस्तु के शुरू में प्रिय महोदय जैसे संबोधन लिखे जाते हैं। यह प्रेषित के प्रति आदर सूचक भाव क्या किया जाता है कि उससे उत्पन्न होता है, वह दिखाई देता है, वो भाव होता है। कहाँ तक आ गए? संबोधन तक आ गए। शीर्षक के बाद पत्र संख्या के बाद प्रेषक पद पता, उसके बाद प्रेषित का पद पता, उसके बाद प्रेषण स्थान एवं तिथि, उसके बाद विषय, उसके बाद संदर्भ, उसके बाद आगे हम संबोधन को लिखने के बाद पत्र की विषय वस्तु के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। तो पत्र की विषय वस्तु, इसे पत्र का कलेवर भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत पहले अनुच्छेद में पूर्व पीठिका पूर्व संदर्भ देकर विषय प्रवेश किया जाता है। दूसरे अनुच्छेद में विषय की मूल विषय विवेचना की जाती है और अंतिम अनुच्छेद में उपसार के रूप में उसकी अपेक्षा आदेश जो है वो व्यक्त किया जाता है। पत्र के स्वरूप के अनुसार अनुच्छेदों की संख्या क्या कर सकती है? बढ़ सकती है, कमोबेश हो सकती है, कम अधिक हो सकती है। अगर पत्र में विषय प्रवेश करना है तो वह सबसे पहले आपको नम्रता से पेश आना चाहिए। तो पहला वाक्य आप लिख सकते हैं कि नम्र निवेदन है कि नौकरी तो आवेदन पत्र अगर आपको लिखना है तो आपको शुरुआत में महोदय नम्र निवेदन है कि मुझे उपरोक्त विज्ञापन से ज्ञात हुआ है कि आपके यहाँ फलाने यहाँ कि एक पद रिक्त है, इस पद पर कार्य करने के लिए मैं उत्सुक हूँ और मेरी विस्तृत जानकारी क्या है कि इस प्रकार की, जैसे कि पूरा नाम, जन्म तिथि के संदर्भ में, उम्र के संदर्भ में, वैवाहिक स्थिति के संदर्भ में, शैक्षिक योग्यता के संदर्भ में, या आपका अनुभव किस क्षेत्र में अगर है, संदर्भ की सूत्र के संबंध में है, विशेष अर्हता आपके पास अगर कोई है तो उसके संदर्भ में आप क्या कर सकते हैं कि उसमें बहुत सारी बातें आवेदन पत्र में लिख सकते हैं। क्योंकि आवेदन पत्र थोड़ा विस्तृत होता है, बड़ा होता है, क्योंकि आपकी पूरी जानकारी उस पत्र में देनी चाहिए, तभी जाकर आपको नौकरी के संबंध में बहुत सारे अवसर क्या हो जाएंगे कि मिल जाएं, प्राप्त हो जाएंगे। पहले अपने नम्र निवेदन है कि के द्वारा उन्हें क्या करने की सूचना दी है या नम्र निवेदन हमने किया है, विषय प्रवेश किया है। विषय प्रवेश के बाद किस हेतु को लेकर, मूल उद्देश्य को लेकर हम विवेचन करने वाले हैं कि आपके यहाँ पत्र इस प्रकार पद रिक्त है, उस पद पर हम कार्य करेंगे, मूल उद्देश्य है। और अंत में जाकर अगर आप मुझे सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे तो मैं उसे पूरी निष्ठा और श्रद्धा से, बड़ी मेहनत से करूँगा। ये जो लिखते हैं तो वह क्या है कि वो साक्षात उपसंहार है, इस पत्र का उपसंहार, या हमारी अपेक्षाओं को हमने व्यक्त किया है। हमारे अगर कोई आदेश देना चाहते हैं कि आपको फलाने तारीख से इस महाविद्यालय में इस पद पर नियुक्त किया गया है, ये आदेश हो गया, तो यह आदेश भी व्यक्त किया जाता है। और मैंने इसके पूर्व भी आपको कहा था कि पत्र के स्वरूप के अनुसार उसमें क्या हो जाता है कि पदों की, अनुच्छेदों की संख्या कम अधिक हो सकती है। पत्र की विषय वस्तु का प्रारंभ पत्र के स्वरूप के अनुसार होता है। व्यक्तिगत पत्र अधिक मात्रा में लिखे जाते हैं तो उसमें नम्र निवेदन है कि यह उसकी शुरुआत होनी चाहिए। अथवा अगर आदेश देना है तो कैसे करेंगे? तो मुझे यह कहने का आदेश हुआ है कि, इस वाक्य से शुरुआत उसकी हो जाएगी। यानी विषय, सुविधा और स्वरूप, इन तीनों के आधार पर उसका आरंभ अनेक प्रकार के हो जाते हैं। 10वीं बात आ जाती है स्वनिर्देश की। जैसे कि पत्र समाप्त करते समय आप दाहिनी ओर अंतिम भाग में नीचे आप क्या करते हैं कि आपका, आपकी, अपना विश्वासु, अपनी आज्ञाधारक, अपना आज्ञाधारक, इस प्रकार के जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वहाँ आपको क्या करना है, शिष्टाचार के अनुसार अंत में, यानी उस जिसे पत्र हम भेज रहे हैं उसके साथ आपके संबंध किस प्रकार के हैं, आपसे बड़े हैं, आपसे छोटे हैं, या किस प्रकार की निजी व्यवस्था को लेकर आप उनसे परिचित हैं, तो उस संबंध पर, उस शिष्टाचार पर, संबंध पर निर्भर रहता है कि आपको भवदीय लिखना है, भवदीया लिखना है, आपका लिखना है, आपकी लिखना है, आपका विश्वासभाजन लिखना है। ये स्वनिर्देश के अलग अलग प्रकार लिखने के हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि सभी पत्रों में आप भवदीय इस शब्द का प्रयोग करें। जैसे कि पत्र के अंत में आपका, आपकी लिखते हैं ना, तो वहाँ आपको क्या करना है कि
भवदीय शब्द का प्रयोग करके एक स्वल्पविराम देकर उसके नीचे कोष्टक में क्या करना है कि हस्ताक्षर के रूप में जिसे आप जो पत्र भेज रहा है उसका नाम पूर्ण रूप से पूरा नाम क्या करना है कि वहाँ लिखना है, वह भी कोष्टक में आपको लिखना है। हस्ताक्षर के रूप में वहाँ साइन नहीं करनी है। स्व निर्देश के नीचे बीचों बीच आपको प्रेषक की हस्ताक्षर दस्तखत या सही होते हैं, इसका होना अनिवार्य है। अगर हस्ताक्षर विहित या पत्र अगर है तो वह अवैध माना जाता है, अनधिकृत माना जाता है। हस्ताक्षर के अभाव में पत्र मात्र एक मजमून, एक लेख, एक निबंध आदि प्रकार का रह जाएगा। हस्ताक्षर पत्र की विधि की एक मुहर है, वैधता की मुहर है। वैधता का मतलब सत्यता, प्रमाणता, कायदेशीर, तो उसकी वो मुहर है। इसी कारण आपको हस्ताक्षर करना वहाँ जरूरी है। अंत में बात आ जाती है संलग्न की। पत्र के बाईं ओर दाया बाजूला पत्र के अंत में बाईं ओर क्या करना है कि संलग्न शब्द लिखना है, और संलग्न शब्द लिखने के उपरांत उसके आगे ऊपर जो इस पत्र के संबंध में आप सारी बातें जो हैं उसके साथ जो आवश्यक कागजात आप उसके साथ दस्तावेज जो जोड़ने वाले हैं उनको क्या करना है कि लिखना है कि उपरोक्त प्रमाण पत्रों की साक्षांकित प्रतिलिपियाँ, इस प्रकार का शब्द भी आप लिख सकते हैं। सामान्य तौर पर मैंने आपको बताया कि इसके अंतर्गत प्रेषक पत्र के साथ भेजे जाने वाले कागजातों परिशिष्ट होगा, नक्शे होंगे, प्रमाण पत्र होंगे, उपाधियाँ होगी, पूर्व पत्र के संबंध में बातें होगी या प्रतिलिपि होगी उसकी, तो उसका उल्लेख करता है। पत्र विषय की पुष्टि के लिए संलग्न दस्तावेजों का असाधारण महत्व होता है, और इस असाधारण महत्व को लेकर ये पत्र क्या किया जाता है कि लिखा जाता है और उसमें संलग्न बातें की जाती है। अंतिम बात आती है पृष्ठांकन की। तो विशेष सरकारी जो पत्र हैं उस पत्र की प्रतिलिपियां संबंधित अधिकारी विभाग कार्यालय से संबंधित है तो वह आ जाती है। नौकरी हेतु आवेदन पत्र में दोबारा पत्र संख्या या पुनश्च प्रेषक संक्षिप्त के हस्ताक्षर या पत्र मोहर बंदशील इस प्रकार जो है वह नहीं किए जाते। आवेदन पत्र सीधे आप क्या कर सकते हैं कि भेज सकते हैं। तो आपके अध्ययन के लिए जो कार्यालयीन पत्र हैं उस कार्यालयीन पत्र से संबंधित मैं जानकारी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आपके साथ मैं जुड़ा हूँ पिछले 38-39 मिनट से। तो इसे क्या कीजिएगा, ध्यान से थोड़ा सुनिएगा, अवगत कीजिएगा। जो भी मैंने आपको बताया उसे समझने की कोशिश कीजिए, उसे ज्ञान प्राप्त कीजिएगा, और इसी ज्ञान के आधार पर आपको क्या करना है कि प्रत्यक्ष रूप में आपको नौकरी हेतु आवेदन पत्र या पदाधिकारी के नाम पत्र लिखना है। तो नौकरी हेतु आवेदन पत्र और पदाधिकारी नाम के पत्र, इसके संबंध में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। वह जानकारी आपको आप तक पहुँचनी चाहिए ही, क्योंकि आज की तासिका में, चौथी तासिका में आप यहाँ उपस्थित नहीं हैं, फिर भी आपकी असुविधा न हो, अव्यवस्था न हो, इसी कारण मैंने ऑनलाइन लेक्चर देना शुरू कर दिया है। उस ऑनलाइन लेक्चर के ज़रिए मैं आपके साथ मैं जुड़ा रहूँगा, क्योंकि आपका नुकसान न हो, क्योंकि आप हमारा भविष्य हैं, हमारे देश का भविष्य हैं, उज्ज्वल नागरिक हैं। बार बार समझाने के बाद भी अगर आप समय पर उपस्थित नहीं रह रहे हैं, फिर भी हमारा कर्तव्य हम कभी नहीं भूलेंगे, आपके साथ हम जुड़े रहेंगे। जैसे आपके माँ बाप आपको उचित शिक्षा देने का प्रयत्न करते हैं, उसी प्रकार का प्रयत्न हम यहाँ करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो नौकरी हेतु आवेदन पत्र के संबंध में हमने थोड़ी जानकारी आपको दी है, या 4-5 पत्र आपसे क्या कर दिए कि हमने लिखवा कर लिए हैं। वो जांच कर भी बहुत सारे छात्रों को वो पत्र हमने दिए हैं। उनसे आप क्या कर सकते हैं कि प्राप्त कर सकते हैं, जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। अगर आपको अधिक का ज्ञान चाहिए तो हम कभी भी हम तैयार हैं, आप आ सकते हैं हमारे विभाग में, और दिन भर आप हमसे बातचीत कर पूरी की पूरी जानकारी पत्र लेखन के संदर्भ में आप प्राप्त कर सकते हैं। यानी आज के लिए इतना काफ़ी है, समय भी हो गया है और मुझे भी किसी दूसरे काम के लिए निकलना है। तो धन्यवाद, आप सभी ने मुझे गौर से सुना।